नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है और इस वीडियो में हम लोग 7.5 से आगे देखने वाले हैं और यह इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो है, यानी कि 7.5 से लेकर लास्ट तक जो भी NCERT बुक में दिया गया है सबको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 7.5 को देखते हैं। एक्सरसाइज 7.5 को समझने से पहले हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग एक परिमेय फलन लेंगे। ठीक है, परिमेय फलन क्या होता है? ऊपर में एक बहुपद दिया रहेगा और नीचे में भी एक बहुपद दिया रहेगा अंश और हर के रूप में। ठीक है, तो यदि px का जो घात है qx की घात से कम रहेगा तो हम उसे उचित परिमेय फलन बोलेंगे। ठीक है, और अगर px का घात qx की घात से कम नहीं रहेगा तो उसे हम विषम परिमेय फलन कहेंगे। ठीक है, और अगर विषम परिमेय फलन रहा तो हम लोग लंबा भाग देंगे, जो भाग विधि हम लोग पढ़े हैं, मतलब कि हम लोग भाग करेंगे और भाग करने के बाद ये जो px बटा qx का फॉर्म है उसे हम इस फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में भाग लगा के बदल देंगे और जैसे हम इस फॉर्म में बदलेंगे वो एक उचित परिमेय के रूप में हो जाएगा और फिर हम उसे बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप एक फॉर्मूला की तरह ले सकते हैं कि भाई अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम इसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कि अगर px प्लस क्यू बटा एक्स घटावे और x प्लस में, तो इस तरह का फॉर्म दिया रहेगा तो हम इसे इस रूप में बदल बदल कर सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो परिमेय फलन हमें दिया रहेगा वो उचित परिमेय फलन होना चाहिए। ठीक है, और उचित परिमेय फलन किसे बोल रहे हैं? px का जो घात है qx के घात से कम हो। ठीक है, यानी कि जो इसका घात है वो इसके घात से क्या हो? कम हो। ध्यान से देख लीजिए, अगर ये रहेगा तो हम ये सारा रूल लगाने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे इस रूल को हम लोग अप्लाई करके सवालों को बड़ा आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण 11 को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, रूल के हिसाब से आप इसे देखिए, क्या है? dx बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। अगर आप इसे देखें तो ये पहला रूल पे हम लोगों का काम करेगा, यानी कि अगर पहला रूल ऐसा है तो हम इसे इस फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, तो बड़ा आसानी से हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? 1 बटा एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, जो सवाल है उसे हम किस फॉर्म में बदल देंगे? फॉर्मूला जो हम लोगों का यहाँ बताया जा रहा है, इसे फॉर्मूला की तरह ही हम समझेंगे, तो इसे हम इतना लिख देंगे। ठीक है, a बटा एक्स प्लस 1 और b बटा एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या कीजिए? इसका नाम मान के चलिए 1 रख देंगे, तो हम अब यहाँ पे a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, बड़ा आसान है। देखिए, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो अब खुद देखिए इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम भीम का जोड़ कर लिए। देखिए ये वाला कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसे आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस 2a और इधर बी एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इस साइड का और इस साइड का जो गुणांक होगा उसको हम बराबर करेंगे, यानी x का जो इधर का गुणांक है और इधर का जो x का गुणांक है उसे आप बराबर कीजिए। ठीक है, तो इधर तो x का गुणांक क्या है? 0, क्यों? क्योंकि इधर x का कोई पद है ही नहीं, लेकिन इधर तो x का पद है। तो हम क्या, इधर और इधर के गुणांकों को अगर हम तुलना करें तो हम लोग को क्या मिल रहा है? a प्लस बी बराबर 0। इधर x का गुणांक क्या है? ध्यान से देखिए, a प्लस बी है ना, और इधर क्या था? 0, तो ये हमारा a प्लस बी बराबर 0 हो गया। और इधर का अचर क्या था? देखिए अचर क्या है? 2a प्लस बी, और इधर का अचर क्या है? 1 है। अब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो a का मान आपको क्या मिल जाएगा? 1, और b का मान आपको मिल जाएगा -1। हम a और b का मान अब निकाल देंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब जो हमारा सवाल था ये, उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, जो कि अब क्या हो जाएगा? a का मान जो आया है 1, x प्लस 1 प्लस
-1, p का मान -1 आया है तो x प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा आसानी से इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 और इसका घटाव log x प्लस 2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग बटे में लिख देंगे क्योंकि जब माइनस में आता है log फॉर्म तो वो बटे में हो सकता है। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, कहानी खत्म। चलिए उदाहरण 12 को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, px है और ये हमारा qx है। हम लोग क्या बोले थे कि ये सबसे पहले उचित परिमेय होना चाहिए, और उचित परिमेय होने के लिए क्या था कि इसका जो घात है अधिक होगा इसके घात से। लेकिन आप देखिए दोनों का घात क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पे दोनों का घात बराबर है और दोनों का घात बराबर भी नहीं चल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को भाग कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, और इसको भाग करने के बाद जो है ये जो हमारा सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 1 प्लस 5x घटाओ 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब जब इसको भाग करेंगे इस तरीका से तो ये इस फॉर्म में आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे इसे, अब आप इसे खासकर फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, तो पहला वाला हम लोगों का फॉर्म क्या करेंगे, 5x घटाओ 5 बटा एक्स स्क्वायर घटाओ 5x प्लस 6। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5x घटाओ 5 और इसका गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो x घटाओ 2 और x घटाओ 3 इसका गुणनखंड आ जाएगा। अब इसे हम किसके बराबर कर लेंगे, a बटा x घटाओ 2 प्लस b बटा x घटाओ 3। ठीक है, हम जैसे ही इसका एलसीएम निकालेंगे आप खुद देखिए कि नीचे वाला पार्ट जो है इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 5x घटाओ 5 बराबर, ठीक है, आप इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं तो इतना आने वाला है। अब क्या करना है, गुणांक दोनों के गुणांकों को हम तुलना करेंगे और बराबर करेंगे। पहले गुना कर सकते हैं आप इसे, आप खुद देखिए। अब इधर क्या हो जाएगा, देखिए आप a प्लस b हो जाएगा, x वाला x वाले के साथ सोल्व हो गया, ये वाला इसके साथ, और फिर इसे आप सोल्व करेंगे तो माइनस अगर कॉमन भी आप ले लें तो इधर हो जाएगा 3a प्लस 2b। ठीक है, तो दोनों के गुणांकों को अगर आप तुलना करते हैं, दोनों पक्ष के गुणांक को तुलना करेंगे, a प्लस बी 5 के बराबर हो गया। ठीक है, और 3a प्लस 2b जो है वो 5 के बराबर हो गया। ठीक है, ये अचर जो है इस अचर के बराबर हुआ और चर वाला गुणांक चर के बराबर हुआ। ठीक है, अब इसे आप आराम से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद a का वैल्यू जो है -5 और b का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए एक का तो एक ही रह जाएगा। ठीक है, तो एक का एक यानी कि आप डायरेक्ट dx लिख दीजिए, प्लस ये किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखिए इसके बराबर हो गया, तो a की जगह क्या लिखिएगा, -5, क्योंकि देखिए a का मान -5 आया है, और बटा x घटाओ 2 लिख लीजिए, प्लस b का मान देखिए 10 आया है तो 10 बटा x घटाओ 3 लिख लीजिए। ठीक है, सब पे मान के चलिए अलग अलग हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, x का क्या आना है, x आ जाना है। ठीक है, 5 तो बाहर चला गया, -5 बाहर, और इसका क्या हो जाएगा, log x घटाओ 2। फिर इसका 10 बाहर चला जाएगा, अब ध्यान से देखिए ये 10 बाहर चला जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, log x घटाओ 3 और प्लस c। ठीक है, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये उचित परिमेय है या नहीं है। अगर उचित परिमेय है तो डायरेक्ट वो जो टेबल दिया गया है उस टेबल की मदद से हम इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर उचित परिमेय नहीं है तो भाग विधि से हम इसे उचित परिमेय में बदलेंगे और फिर आसानी से फॉर्मूला यूज करके हम इसे बना सकते हैं गुणांकों को बराबर करके। ठीक है, बहुत आसान है, अब बस उस टेबल को याद रखें, दिमाग में रखें। चलिए एग्जाम्पल 13 को देखें। अगर आप इसे देखेंगे तो ये हम लोगों का चौथा वाला जो हम लोगों का फॉर्म था उस पे सेट हो रहा है। क्या फॉर्म था देखिए, चौथा वाला हम लोगों का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर और एक घात वाला रहना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे है, तो हम इसे किस फॉर्म में लिख देंगे, 3x घटाओ 2 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, टेबल का चौथा वाला फॉर्मूला से ये हम लोगों का यहाँ पे लिखा जाएगा इस तरह से। ध्यान से उसे याद रखेंगे तभी ये सवाल बनने वाला है। ठीक, अब क्या करना है, जैसे ही आप इसका क्या करेंगे, भीम का जोड़ करेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप गुणांकों को बराबर करके a का वैल्यू 11/4 और b का वैल्यू -5/2 और c का वैल्यू -11/4 निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, बस सवाल पे रख लीजिए। ये जो मेरा सवाल है अब किसके बराबर हो गया, आप ध्यान से देखिए, इसके बराबर हो गया। जहां वैल्यू रख दीजिए a का, तो क्या हो जाएगा 11/4 और dx बटा x प्लस 1, फिर 5/2, यानी अचर जो है वो तो बाहर ही चला जाएगा ना, 1 बटा x प्लस 1 का, फिर जो c का वैल्यू आया है उसे आप बाहर कर दें और फिर 1 बटा x प्लस 3 लिख दें। ठीक है, तो 11/4 का 11/4 और log x प्लस 1 5/2 x प्लस 1। ठीक है, और फिर 11/4 log x प्लस 3 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप चाहें तो थोड़ा सा और व्यवस्थित कर सकते हैं, आपकी इच्छा तो आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बुक में बना हुआ है, आप वहां से देखकर थोड़ा इसे और अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 7.6 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे खंडशः समाकलन, खंडशः विधि से जो है समाकलन निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि दो फलन गुणा के रूप में दिया रहेगा और हम उसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा पहला फलन होगा, जो मेरा fx होगा, उसे आप एज इट इज सेम टू सेम लिख दीजिएगा, और जो मेरा दूसरा फलन होगा gx, उसका आप इंटीग्रेशन निकालिएगा, फिर घटाओ, फिर हम लोग होल इंटीग्रेशन निकालेंगे। किसका, तो इतना का। ये क्या है, सबसे पहले gx का इंटीग्रेशन और fx का डिफरेंशिएशन का जो गुणनफल आएगा उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप इसे शब्दों में समझना चाहें तो दो फलनों के गुणनफल का जो समाकलन होगा वो प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय फलन का समाकलन, फिर घटाओ प्रथम फलन का अवकल गुणांक गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। ठीक है, यानी कि फिर से आप समझिए, जब भी दो फलन गुणनफल के रूप में दिया रहे तो पहला फलन को सेम टू सेम लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन निकालना है, फिर जो दूसरा फलन दिया रहेगा उसका फिर से आप इंटीग्रेशन निकालेंगे और पहला फलन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जो गुना करके आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन निकालना है, और इस तरह से हम खंडशः विधि से किसी भी सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण 17 से हम इस सवाल को समझते हैं। यहाँ पे दो फलन गुणनफल के रूप में दिया गया है, एक x है और एक cos x है। ठीक है, तो एक फलन को हम fx और दूसरा फलन को हम gx मानेंगे। ठीक है, fx मतलब प्रथम फलन। ठीक है, fx जब भी हम बोले उसे हम प्रथम फलन बोलेंगे और gx का मतलब द्वितीय फलन, gx का मतलब द्वितीय फलन, और ये बड़ा मैटर करेगा। ठीक है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन जो हम मानेंगे ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, एक रूल है ना, आइलेट करके, आई
लेट। आप इसे याद रखें, इसी क्रम से जो है हम प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानते हैं। सवाल में दिया हुआ जो फलन रहेगा उस पे सबसे पहले i यहाँ इनवर्स को शो कर रहा है, l यहाँ पे log को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, log वाला जितना भी फॉर्म आएगा, a यहाँ पे अलजेब्रा को, ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे x है तो ये अलजेब्रा का फॉर्म है, t यानी कि ट्रिगो को, और e मतलब कि e पे पावर x वगैरह वाला एक्सपोनेंशियल जो भी फलन रहेगा हम उसे सूचित करते हैं, ठीक है। यानी उसके आधार पे हम लोगों का इस सवाल में दो फलन दिया गया है, एक अलजेब्रा का और एक ट्रिगो का। अब आप इसमें देखिए कि सबसे पहले क्या आ रहा है, a आ रहा है, फिर t आ रहा है, यानी कि a वाला जो फलन है वो प्रथम फलन और t से जो रिलेटेड है वो हमारा द्वितीय फलन होगा। यानी इस सवाल को अगर हम बनाने चलें तो fx का काम हम लोगों का x करने वाला है। क्यों? क्योंकि a पहले आ रहा है आइलेट में, ठीक है, और gx का काम हम लोगों का cos x करेगा, ठीक है। अब रूल पे आइए, फॉर्मूला पे आइए, क्या बोलता था याद कीजिए कि पहला फलन को हम सेम टू सेम लिख देंगे। तो पहला फलन को सेम टू सेम लिखिए, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन निकालना है, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन निकालना, फिर घटाओ होल इंटीग्रेशन किसका, तो पहला फलन के डिफरेंशिएशन निकाल के दूसरा फलन का इंटीग्रेशन निकालकर उसके गुणनफल का हमें करना है। ये फॉर्मूला पे लिखाया, ठीक है। x ऐसे ही लिखा गया, और आप जानते हैं cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो sin x हो गया, ये घटाव आया, फिर से x का तो 1 हो गया और cos x का sin x, ठीक है। अब इसे आगे बढ़ाइएगा तो x sin x का sin x, ठीक है। अब ये माइनस तो प्लस cos x प्लस c, ठीक है। ये चमत्कार क्यों हुआ, तो sin x का आप जानते हैं क्या होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं और बड़ा मैटर करेगा, ठीक है। ये आप आइलेट के अनुसार से ही मानिएगा, प्रथम फलन और द्वितीय फलन, तो ही ये सवाल आसानी से बनने वाला है, ठीक है। बहुत आसान है, आप बस फॉर्मूला को याद रखें और आसानी से सवाल को बना सकते हैं। चलिए उदाहरण 19 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से ये a से रिलेटेड है और ये e से रिलेटेड है, और आइलेट में पहले a आया, यानी a वाला मेरा पहला फलन कहलाएगा और e वाला मेरा दूसरा फलन कहलाएगा। यानी कि fx का काम यहाँ x करने वाला है और gx का काम हम लोगों का e पे पावर x करने वाला है, ठीक है। अब हम लोगों का रूल क्या कहता है, रूल हम लोगों का कहता है कि पहला फलन को आप एज इट इज लिखें, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन निकालें, फिर पहला फलन का डिफरेंशिएशन निकालें और दूसरा फलन का इंटीग्रेशन का फिर से इंटीग्रेशन निकालें, ठीक है। तो x का x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x हो जाएगा, घटाओ फिर से e पे पावर x का e पे पावर x हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और एक छोटा सा बेसिक सा बात आप याद रखेंगे कि यहाँ भी इंटीग्रेशन निकलेगा तो c आएगा, प्लस c तो आता है ना अनिश्चित में, और यहाँ भी प्लस c आएगा, तो फिर ये c और ये c जुट के क्या हो जाएगा, फिर से कोई c हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ कोई अचर आया c1, यहाँ कोई अचर आया c2, फिर वापस जुट के यहाँ पे क्या कोई अचर आ जाएगा c3, ठीक है, या कोई c आ जाएगा अचर। यानी इसीलिए जब भी हम खंडसा विधि से बनाते हैं तो बस लास्ट में सवाल हल करने के बाद एक c लगा देते हैं जो कि ये अचर को सूचित करता है, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, बार बार सी नहीं देना है, बस लास्ट में एक बार लगा देना है। उदाहरण 21 को देखते हैं। ये ई से रिलेटेड है और ये टी से रिलेटेड है आइलेट में, ठीक है। और देखिए आई पहले क्या आया टी, फिर आया ई, यानी कि हम लोगों का एफ एक्स का काम कौन करेगा, एफ एक्स का काम हम लोगों का साइन एक्स करेगा और जी एक्स का काम हम लोगों का ई एक्स करेगा। और फिर से हम इसे बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एफ एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए, फिर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालना है और जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए और फिर सब का इंटीग्रेशन निकालिए, ठीक है।
बड़ा आसानी से आप इसे बना सकते हैं। एक देखिए नया मुद्दा ये आएगा कि जब भी e पे पावर x के साथ एक फलन दिया रहे और उसी का डिफरेंशिएशन दिया रहे तो डायरेक्टली आप e पे पावर x और वो फलन लिख दीजिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। ठीक है, यही इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इस तरह का एक फॉर्मूला आप इसे मान के चलें, जब भी e पे पावर x के साथ एक फलन और उसी का डिफरेंशिएशन दिया रहे तो उसका जो आंसर होगा वो सीधा e पे पावर x और वही फलन हो जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ था। ठीक है, आप अगर चाहें तो उदाहरण 22 से इसको समझ सकते हैं। देखिए e पे पावर x दिया है, एक फलन fx दिया हुआ है और इसी fx का यहाँ पे f डैश x दिया हुआ है, तो आप इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सीधा आप इसे लिख सकते हैं e पे पावर x tan इनवर्स x प्लस c। क्यों? क्योंकि ये fx था और ये f डैश x था और e पे पावर x था, इसके कारण क्या फॉर्मूला पर है e पे पावर x और fx। कहानी खत्म। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 7.6 के कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.7 की ओर बढ़ते हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसमें हम लोग बस कुछ फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे, जैसे कि 3 फॉर्मूला गिन के दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखिएगा तो बड़ा आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब भी अंडर रूट में अंश के रूप में हर हमारा एक हो और कोई चर का स्क्वायर और कोई अचर का स्क्वायर रहे, ठीक है, तो उसे बड़ा आसानी से आप ये फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। x बटा 2 एक्स स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बटा 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस तरह से तीनों का फॉर्मूला बुक में दिया गया है, आप उसे याद करें और बड़ा आसानी से सवाल को बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण 23 को देखें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आप इसे पूर्ण वर्ग विधि जो कि पीछे बताया गया था, आप उसके आधार पर इसे सेट कीजिए। तो ये क्या हो गया, देखिए x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए आप क्या करें, x प्लस 1 को बाई मान लीजिए, तो dx बराबर dy हो गया। तो जो हमारा सवाल था वो किस रूप में हो जाएगा, ये बाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ dy आ जाएगा dx की जगह। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लगा दीजिए। ठीक है, बुक में बना हुआ है, वहां से भी आप देख के इसे समझ सकते हैं, आगे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज हुआ है बुक का। ठीक है, तो बड़ा आसानी से आप 7.7 को ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.8 एग्जाम में नहीं आने वाला है। एक्सरसाइज अगर 7.9 को देखें तो यहाँ पे निश्चित समाकलन हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित समाकलन कुछ नहीं है, अगर अनिश्चित आपको आ गया तो ये बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हमें लिमिट लगा के दे देगा, यानी कि यहाँ से अब हम लोग, जैसे नाम से दिख रहा है ये निश्चित है, तो वो जो सी हम लोग लगाया करते थे अनिश्चित में, वो सी यहाँ पे अब हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करें, बस इस एक्स स्क्वायर का आप क्या निकाल दें, इंटीग्रेशन निकाल दें। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं एक्स क्यूब बटा 3 होता है। ठीक है, और ये जो प्लस सी लगाते थे वो प्लस सी अब आपको लगाना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है आई बराबर F3 घटाओ F2 करने वाले हैं। ये क्या हुआ, ये वाला जो लिमिट है इसका वैल्यू हम जो आया है इंटीग्रेशन उस पर रखेंगे और फिर दूसरा लिमिट का वैल्यू इस पर रख के इसको घटा देंगे। ठीक है, तो F3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 27 हो जाएगा 3 रखने पे, तो 27 बटा 3 घटाओ 8 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 19 बटा 3। ठीक है, तो ये 19 बटा 3 हम लोगों का क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा आसानी से आप सवालों को बना सकते हैं। बस करना क्या है, कुछ नहीं, बस आप इंटीग्रेशन निकालिए जैसे निकालते थे और बस इस लिमिट का वैल्यू रखना है। पहले इस लिमिट का वैल्यू रखना है, फिर इस लिमिट का वैल्यू रखना है और दोनों को घटा देना है। ठीक है।